सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश और देशों की वित्तीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ता है, निवेशक और केंद्रीय बैंक सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला। लेकिन हाल ही में एक ऐसा देश चर्चा में आया है जो दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक देशों में शामिल नहीं है, फिर भी उसके सोने के निर्यात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह देश है जापान। जापान में सालाना केवल 4 टन सोने का उत्पादन होता है। जापान ने 200 टन की अधिक सोने का शुद्ध निर्यात किया। यह आंकड़ा पहली नज़र में हैरान करने वाला लगता है। सवाल उठता है कि जब देश में उत्पादन ही इतना कम है तो आखिर निर्यात के लिए इतना सोना कहाँ से आया? क्या जापान ने कोई नया सोना भंडार खोज लिया है या इसके पीछे कोई और कहानी है? दरअसल इस पूरे मामले के पीछे वैश्विक बाजार, सोने की रिकॉर्ड कीमतें, तस्करी और जापान की कर व्यवस्था का एक जटिल समीकरण माना जा रहा है। देश से सोने का निर्यात 35.6% बढ़कर 25.5 अरब तक पहुंच गया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जापान में सोने के निर्यात का आधिकारिक रिकॉर्ड 1988 से रखा जा रहा है और तब से लेकर अब तक इतना बड़ा निर्यात कभी नहीं किया गया। केवल निर्यात की मात्रा ही नहीं बल्कि सोने की कीमतों ने भी रिकॉर्ड बनाया। निर्यात किए गए सोने की कीमत लगभग $1,17,400 प्रति किलोग्राम रही, जो पिछले वर्षों की तुलना में करीब 48.7% अधिक थी। वैश्विक बाजार में सोने की तेजी ने जापानी कारोबारियों का बड़ा अवसर दिया। उन्होंने इसका भरपूर लाभ भी उठाया। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि में जापान का सोना आयात भी बढ़ा और इसका आयात लगभग 120% उछाल के साथ करीब 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि आयात और निर्यात के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि जापान ने शुद्ध रूप से 200 टन से ज़्यादा सोना विदेशियों को भेजा। यही वह सवाल है जिसने अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों को चौंका दिया। जापान का वार्षिक उत्पादन मात्र 4 टन का है। देश की घरेलू खपत भी 15 से 35 टन के बीच ही रहती है। ऐसे में 200 टन से अधिक सोने का निर्यात सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं लगता। इसका जवाब जापान के वित्तीय मंत्रालय ने दिया। मंत्रालय का कहना है कि बड़ी मात्रा में ऐसा सोना निर्यात किया गया जो पहले अवैध रूप से जापान में लाया गया था। वर्षों से तस्करी के जरिए देश में पहुंचा सोना अब ऊंची कीमतों का फायदा उठाने के लिए वैश्विक बाजार में भेजा गया। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार जापान लंबे समय से एशिया में सोने की तस्करी का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह देश की कर व्यवस्था है। जापान में सोने के आयात पर लगभग 10% उपभोग कर यानी कंजप्शन टैक्स लागू होता है। यदि कोई कारोबारी कानूनी रूप से सोना आयात करता है तो उसे यह कर चुकाना पड़ता है, लेकिन तस्करी इसी टैक्स को बचाने के लिए सोने के अवैध रूप में देश में लाते हैं। जब तस्करी के जरिए सोना लाते हैं जापान के भीतर तो इसे कई जगहों पर बेच देते हैं। कई मामलों में कर संबंधी खामियों को फ़ायदा उठाकर मुनाफा कमाया जाता है। वर्षों से ये गतिविधियाँ चलती आ रही हैं। जब सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो ऐसे सोने को विदेश में निर्यात करना और अधिक लाभकारी हो गया। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में सोना जापान से बाहर भेजा गया और मुनाफा कमाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जमा हुए सोने के भंडार को ऊंचे दाम मिलने पर बाजार में उतार आ गया। यही वजह है कि उत्पादन कम होने के बावजूद निर्यात में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने की कीमतों में तेजी केवल जापान की वजह से नहीं आई, इसके पीछे कई वैश्विक कारण भी हैं। दुनिया पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े संकट से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक मंदी की
आकांक्षाओं ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। ऐसे समय में सोना हमेशा की तरह सबसे भरोसेमंद संपत्ति के रूप में उभर कर आया। निवेशकों ने शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेशों से पैसा निकाल कर सोने में लगाना जरूरी समझा। नतीजतन ये रहा कि इसकी कीमत में लगातार वृद्धि हुई। जैसे जैसे कीमतें बढ़ी वैसे वैसे उन देशों को भी लाभ मिलने लगा जिनके पास किसी भी रूप में सोने का बड़ा भंडार मौजूद था। जापान ने भी इसी अवसर का फायदा उठाया। जापान में सोने का उत्पाद मुख्य रूप से हिशिकारी खान से होता है। यह खान देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और दुनिया की उच्च गुणवत्ता वाली सोना खानों में गिनी जाती है। हालांकि इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है। यहाँ सालाना करीब 4 टन सोना निकाला जाता है। यह मात्रा चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा या अमेरिका जैसे देशों की तुलना में बेहद कम है। उदाहरण के लिए चीन हर साल 350 टन से अधिक सोने का उत्पादन करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और रूस भी 300 टन के आसपास उत्पादन करते हैं। ऐसे में जापान का उत्पादन वैश्विक स्तर पर नगण्य मतलब शून्य या बहुत कम माना जाता है। इसके बावजूद जापान सोने के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यहाँ विकसित वित्तीय प्रणाली, आधुनिक रिफाइनिंग सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क मौजूद है। जापान में सोने की वार्षिक खपत, अगर हम बात करें सालाना खपत की, तो 15 से 35 टन के बीच ही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, निवेश और औद्योगिक उत्पादों में होता है। जापान तकनीकी रूप से बेहद विकसित देश है और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सोने का व्यापक उपयोग होता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण और अन्य हाईटेक उत्पादों में सोने का सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी देश की घरेलू मांग इतनी अधिक नहीं है कि वह सैकड़ों टन सोने को अपने अंदर खपा पाए। यही कारण है कि जब अतिरिक्त सोना बाजार में आता है तो उसका बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। सोने की मांग बढ़ने का एक बड़ा कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई देशों ने सोने की खरीद बढ़ाई है। केंद्रीय बैंकों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 26.6% तक पहुंच गई। यह 1993 के बाद का सबसे उच्च स्तर माना जा रहा है। 2013 की तुलना में यह हिस्सा लगभग 17% बढ़ चुका है। इसके स्पष्ट है कि इससे पता चल रहा है कि वैश्विक स्तर पर सोने का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जापान के केंद्रीय बैंक के पास लगभग 845.97 टन सोने का भंडार है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण भंडारों में शामिल है। हालांकि निर्यात सीधे तौर पर केंद्रीय बैंक के भंडार से जुड़ा नहीं माना जाता है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात निजी क्षेत्र, व्यापारिक संस्थानों और बाजारों में मौजूद सोने के स्टॉक से होता है। फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जापान के पास पर्याप्त स्वर्ण भंडार मौजूद है, जिसके चलते उसकी वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान धीरे धीरे एशिया के प्रमुख गोल्ड ट्रेडिंग केंद्रों में अपनी जगह मजबूत कर रहा। अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकांग, दुबई पहले से अंतर्राष्ट्रीय सोना व्यापार के बड़े केंद्र हैं। जापान भी अपनी वित्तीय ताकत, पारदर्शी बाजार और विकसित लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि निर्यात रिकॉर्ड यह संकेत देता है कि देश केवल सोना उत्पादन से नहीं बल्कि सोना व्यापार करने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से मजबूत बनता है। हालांकि इस पूरी घटना से जापानी सरकार के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए। यदि निर्यात का बड़ा हिस्सा तस्करी के जरिए आए सोने से जुड़ा है तो यह कानून व्यवस्था और कर प्रणाली दोनों के लिए चिंता का विषय है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में सोने की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हो। साथ ही कर प्रणाली में मौजूद संभावित खामियों को भी दूर करना होगा ताकि
अवैध व्यापार को बढ़ावा न मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तस्करी पर सख्ती नहीं की गई तो जापान भविष्य में भी इसी तरह के विवादों का सामना कर सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से शामिल है। यहाँ हर साल सैकड़ों टन सोने की मांग रहती है। सोने की तस्करी भारत में भी एक बड़ी समस्या रही है, खासकर तब जब आयात शुल्क बढ़ाया जाता है। जापान का मामला यह दिखाता है कि करों में अंतर और कीमतों के उतार चढ़ाव किस तरह अवैध व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत समेत कई देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि कर नीति और निगरानी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जापान की कहानी यह साबित करती है कि किसी देश की सोने के बाजार में भूमिका केवल उसके उत्पादन पर निर्भरता नहीं करती। सालाना मात्र 4 टन उत्पादन करने वाला जापान 200 टन से अधिक सोने का निर्यात करके वैश्विक चर्चा का विषय बन सकता है। इसके पीछे सोने की रिकॉर्ड कीमतें, वर्षों से जमा तस्करी का सोना, वैश्विक मांग में उछाल और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की तलाश जैसे कई कारण हैं। यह घटना न केवल जापान की अर्थव्यवस्था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सोना व्यापार की जटिलताओं को भी उजागर करती है। आने वाले वर्षों में यदि सोने की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रहती है तो वैश्विक स्वर्ण बाजार में ऐसे और भी चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल जापान ने यह दिखा दिया है कि कम उत्पादन के बावजूद सही समय पर बाजार का फायदा उठाना वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।